आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर हमारा खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का 4 फरीकी इत्तेहाद क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का सरबराही इजलास जापान के टोक्यो में है और इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने आज कई तरह के प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया है और इस खास सरबराह इजलास में यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा और न्यूली इलेक्टेड जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बानीज, ये सब वहां मौजूद हैं। तो 4 बड़े ममालिक के जो सरबराह इजलास में ये शमूलियत वहां हो रही है और टोक्यो में ये हो रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल अहम ये है कि एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया पर रूस और यूक्रेन जंग का जो असर है वो कहीं ज्यादा या कहीं कम देखा जा रहा है, इस माहौल में इन 4 मुल्कों के सरबराहों का मिलना, वहां ऐसी कौन सी बात, वहां से ऐसा कौन सा पैगाम होगा जो रूस के लिए भी होगा, जो यूक्रेन के लिए भी होगा और साथ ही साथ चीन को लेकर भी क्या कुछ ऐसी बातें वहां पर अहम तौर पर, चाहे वो इशारे में हो या बहुत ठोस पहलू के साथ हो, वो होगी। क्योंकि जिस तरह जो बहरे अक़यानूस है वहां पर हिंदुस्तान की जो अपने एक रिजर्वेशंस है चीन के ताल्लुक से, वहां पर मछलियों के पकड़ने के मामले को लेकर और उसके साथ ही साथ ताइवान के मुद्दे पर जिस तरह से अमेरिका और चीन में एक तरह का हम कह सकते हैं कि सर्द जंग एक तरह की जारी है, बयानों से ये बात सामने आती रहती है। तो क्या इन तमाम ममालिक अपने ऐसे मौज़ूआत को जो उसके पार्टनर ममालिक हैं उनका किसी ना किसी तरह से उसका जुड़ाव है, वो कंसर्न है, तो क्या इस पर कुछ खास बातें सामने आएंगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। एक पहलू सिर्फ ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि पिछले 8 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जापान का ये 5वां दौरा है, काफ़ी अहमियत रखता है। और ये जो 4 मुल्की ये जो इत्तेहाद है जिसमें 4 मुल्कों के सरबराह शामिल हैं, इन 4 में से 3 यानी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान, इन तीनों के सरबराहों से 2 तरफा डायलॉग्स काफ़ी अहम हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका हम आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर तरुण मदान, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रविंदर सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर परीक्षत सिंह मनहास, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है कह कर ही मानेंगे। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी आपके पास आना चाहता हूं और सरकारी स्तर पर यह जानना चाहता हूं कि 8 सालों में ये 5वां दौरा है जापान का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का, जापान का ये दौरा, तो कितना अहम है एजेंडे के एतबार से और कितना अहम है जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो ताइवान हो, उससे जुड़ा चीन और फिर यूक्रेन, रशिया, इन तमाम पहलुओं पर कितना अहम है ये दौरा? जब से ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था चालू और अभी चल भी रहा है, उस समय पर हमको ये जो हमारी 4 कंट्रीज हैं जिससे हमने क्वाड बनाया है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, इन्होंने इस क्वाड को निर्माण का ही जो ओरिजिनेशन ही था कि हमको आपस में इस पूरे पैसिफिक में, इस पूरे क्वाड्रिल में हमको एक शांति बना के रखनी है और उसके लिए ये बना था। और अभी जो इस बार का जो मेन फोकस है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा कि किस तरीके से इस 4 कंट्रियों के बीच में सप्लाई चेन हो, 4 कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो, मटेरियल ट्रांसफर्स हो और इसका ओवरऑल डेवलपमेंट के मुद्दे नजर रखा जाएगा। उसमें जो आपने कहा कुछ पॉइंट्स और भी होंगे, जैसे चाइना को किस तरीके से वो अपनी, हम लोगों को उसके साथ किस तरीके के व्यवहार रखना चाहिए, आपस में डिस्कशन होंगे। साथ में बहुत बड़े बड़ी कंपनीज के साथ, जैसे उनका आज एनआईसी के साथ था, नेक के साथ था, एनईसी के साथ था और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जापानीज कंपनी, बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग है, 2 दिन का प्रोग्राम है। और मेरे को लगता है कि इसमें जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क होगा उसमें हमारे एक दूसरे कंट्री को, हमको बहुत मदद मिलेगी और अपनी कंट्री की इकोनॉमी और आगे जाएगी। ठीक है, प्रोफेसर परीक्षत सिंह मनहास, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट इसका है और उसके साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो अगर सबसे अहम बात है
जो कहीं ना कहीं न्यू सेग्रीगेशन, न्यू सीक्वेंसेस ऑफ कंट्रीज एक तरह से बनाने की सूरत हाल में आ गया था रशिया और यूक्रेन के इस जंग के मद्देनजर, कितना अहम है ये सरबराह इजलास यानी क्वाड 2022 और वो भी टोक्यो में? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये मीटिंग इस टाइम पे, और मेरा ये मानना है कि ये फॉरेन पॉलिसी के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट होगा, सिर्फ भारत की नहीं पर दुनिया में जिस तरह से एजेंडाज बनेंगे, जिस तरह से चीजें बनेगी आने वाले टाइम में। इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके बिल्कुल यस, पर बाकी फॉरेन पॉलिसीज को लेके भी जिस तरह से चीजें डेवलप होंगी वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा और एक डिफाइनिंग मूवमेंट होगा। चाइना ने जो जिसे कहते हैं जो उनकी इलीगल फिशिंग है, या जो वो अपना इस साउथ चाइना सी में या बाकी एरियाज में, ताइवान के स्टेट में वो अपनी जो इलीगल काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ी पुख्ता नजर भारत ने रखी हुई थी, और अभी इसी के साथ जुड़ गए हैं ये जो तीनों देश, और इससे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। दूसरी बात, जैसे कि हमने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भारत ने एक बड़ी अहम भूमिका अपनाई, और जिस तरह से भारत ने दोनों देशों के बीच में एक सेम्बलेंस रेखे जिस तरह से भारत चल रहा है, वो एक बड़ा ही डिफाइनिंग एस्पेक्ट है। और इस समय यूएस भी बार बार भारत के साथ एंगेज करना चाहता है इसी चीज को लेके, ताकि उनकी सिक्योरिटी टाइज भारत के साथ और ज्यादा डीपन हो। और जिस तरह से हमारा आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट को लेके, तो अमेरिका भी चाहता है कि उसकी जो रशिया पे, मॉस्को पे जो डिपेंडेंसी है वेपनरी को लेके, वो भी कम से कम होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एजेंडा के साथ इस बार ये क्वाड की मीटिंग हो रही है, पीस एंड स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए। और ये जो ताइवान स्टेट में पीस एंड स्टेबिलिटी लाना है, और भारत जिस तरह से एक बिग ब्रदर विद अ बिग हार्ट इन द रीजन काम कर रहा है, जो ग्लोबल गुड के लिए काम कर रहा है, मुझे लग रहा है वो सारी चीजों को मद्देनजर भारत इस क्वाड की मीटिंग के बाद और पॉजिटिव तरीके से उभर के आएगा। और जो मैक्सिमम चीजें होंगी, जो इकोनॉमिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च होने जा रहा है वहां पे, वो किस तरह से, किस नजर से जापानीज बिजनेसमैन और बाकी बिजनेसमैनों के साथ मिलके डेवलप किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज है, जिस तरह से भारत ने कोरोना का मुकाबला किया और भारत में जिस तरह से टीकाकरण हुआ, ये सब चीजें हुई, दुनिया ने देखा है। और अभी भी आप देखिए कि कोरोना की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स चाइना, ताइवान या हांगकांग इस रीजन में चल रही हैं, पर भारत ने इसको काफी तरह से कंट्रोल किया। ठीक है, रविंद्र सचदेव साहब के पास मैं आना चाहता हूं। दो तीन बातें सिर्फ आ रही, एक तो यह है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इस पूरे इजलास का है। इस इजलास में ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, लेकिन जो अहम बात एक ये है कि ताइवान के मुद्दे पर जो अमेरिका और चीन के बीच एकदम अब जो कह सकते हैं कि बिल्कुल सतह पर आ गई है वो चीज, वो खींचतान, वो एक दूसरे को मतलब सीधे सीधे ये कहना कि अगर आपने कुछ मुदाखलत की तो फिर हम जो है तैयार हैं। तो इन सारे हालात पे चूंकि करीब में यहां हिंदुस्तान है, अगर रशिया के साथ क्या डीलिंग इसमें मतलब रशिया को लेकर क्या डील हो सकती है, उसका असर हिंदुस्तान रशिया जो रिलेशन, स्पेशली जो डिफेंस रिलेशन है, उस पर क्या पड़ सकता है। चीन और अमेरिका में अगर तनातनी और ज्यादा बढ़ती है तो फिर उसमें हिंदुस्तान के लिए ये माहौल कैसा होगा। मैं रविंद्र सचदेव साहब आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को लेकर, उसके बाद जाऊंगा ब्रिगेडियर तरुण मदान के पास। देखिए, आपने काफी सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड हैं। ताइवान अमेरिका की जहां तक बात है, टेक्निकली स्पीकिंग ताइवान की अमेरिका के साथ कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर चाइना का अटैक होता है ताइवान पे, तो गारंटी से नहीं कह सकते कि अमेरिका अपनी मिलिट्री के साथ फायरिंग पे आ जाएगा। बट आज बाइडेन ने तो कह दिया है कि हम तो ताइवान की मदद करेंगे, बट इमीडिएटली उसके बाद व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट में कहा नहीं, हम चाइना की वन पॉलिसी को ही सपोर्ट करते हैं और ऐसा कोई हमारी मंशा नहीं है। तो बात यह है कि बट हाँ, चांसेस ज्यादा हैं शायद कि अमेरिका और कुछ अमेरिकन अलाइज ताइवान के सपोर्ट में मिलिटरीली आएंगे, पर वो बहुत ही अननोन सिनेरियो नहीं दे सकते। मैं क्वाड की बात क्विकली करता हूं। चीन ने जो सख्त रिएक्शन दिया है, तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो क्वाड के आसपास ही ये चीजें हैं, मीटिंग क्वाड की हो रही है, इजलास क्वाड का हो रहा है,
टोक्यो में हो रहा है, लेकिन जो बयानबाजी अमेरिका और चीन के बीच हो रही है, तो क्या उसको लेकर जो भी आगे हालात बनते हैं, भारत उससे कितना मुतासिर होगा? नहीं, डेफिनेटली होगा। दो चीज, क्वाड देखिए, पहली बात तो क्वाड अब रियल में लाइफ ले रहा है, तो चाइना इसलिए चिढ़ा हुआ है। चाइना कुछ सालों से मजाक करता था, वो कहता था क्वाड तो कुछ भी नहीं है, तो जैसे हवा में पानी के बबूले होते हैं वैसा है, कुछ नहीं है। बट क्वाड अब देखिए, कोविड के बाद शुरू हुई थी सप्लाई चेन्स की बात, राइट, चाइना को लेकर के। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, तो अब जो क्वाड मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहे हैं इन पर्सन। बाइडेन पहली बार, लीडर्स की मीटिंग पहली बार हुई थी 6-8 महीने पहले, अब दूसरी बार। तो क्वाड अब रियली शेप और फॉर्म ले रहा है। वन, दूसरा, क्वाड केवल ये 4 देश ही नहीं है। क्वाड की विजन में तो है कि एशिया के जो छोटे और देश है, मानो इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इन सबको भी अपनी सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करें। तो एक तरह से चाइना की मार्केट एक्सेस इन देशों में, चाइना की टेक्नोलॉजी बढ़नी इन देशों में, वो कम करी जाए। याद रखिए, क्वाड टेक्निकली मिलिट्री अलायंस नहीं है, इकोनॉमिक इत्यादि है। सबसे बड़ी वॉर जो है इस समय वो है स्टैंडर्ड्स की, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स की। चाइना रेस लगा रहा है कि 5G तो छोड़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह में, साइबर सिक्योरिटी में जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स आए वो चाइनीज स्टैंडर्ड्स हो, तो सारी दुनिया चाइनीज स्टैंडर्ड में चलेगी। अमेरिका और भारत, और हम ये नहीं चाहते कि चाइना की टेक्नोलॉजी डोमिनेंस हो। तो क्वाड का एक बहुत मेजर फोकस जो रहेगा टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सप्लाई चेन्स, इन सब को लेकर के, बट इक्वली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स का है। नहीं तो स्टैंडर्ड्स में चाइना आगे निकल गया तो फिर अमेरिका की नंबर 1, अमेरिका तो नंबर 1 से हटना नहीं चाहता ना, इसलिए तो क्वाड पे अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है। हमारी जहां तक बात है, हमें यह फायदा है कि जितना ज्यादा क्वाड स्ट्रेंथन होगा, उतना ज्यादा चाइना को क्वाड और साउथ चाइना सी और ताइवान की तरफ अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। अपनी मिलिट्री मानिए, अपने पैसे मानिए, जितने ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज वो वहां लगाएगा, शायद हमारे LAC पर चाइना के पास कुछ कम होगा रिसोर्स इन्वेस्ट करने को। ठीक है, ब्रिगेडियर तरुण मदान हमारे बीच है, आपकी इजाजत से हम उनके पास भी जाना चाहेंगे। ब्रिगेडियर तरुण मदान, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? एक तरफ तो खबरें लगातार इंडो चाइना बॉर्डर जो है उसको लेकर आती रहती हैं कि चाइना की जो सरगर्मियां बॉर्डर पे हैं वो थम नहीं रही हैं। दूसरी तरफ जो पैसिफिक में फिशिंग को लेकर है वो एक इशू है, लेकिन इन तमाम इशू के बीच क्वाड देशों का क्या एक बड़ा स्टेप ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है अनाउंसमेंट या मैसेज, और उससे भारत कितना उससे मुतासिर होगा, कीपिंग इन व्यू चाइना एंड जो रशिया यूक्रेन वॉर है? ऐसा है जी, क्वाड देशों का मिलना ही एक बहुत भारी संकेत है चाइना के लिए। देखिए, हम सारे लोग बात कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी देश इकोनॉमिक एक्टिविटी में तब प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके बॉर्डर सिक्योर हो। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं डिफेंस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो इसमें आ ही जाता है, इसको आप जुटला नहीं सकते। मतलब प्राइम मुद्दा मैं तो कहूंगा डिफेंस ही है, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी। अब आज का वॉर इज नॉट ओनली ऑल आउट वॉर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इट्स एन इकोनॉमिक वॉर, वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी तमाम चीजें इसमें मतलब इंटरमिंगल्ड हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे बात रही क्वाड की, अभी तक तो रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया है। जी। अगर चाइना ताइवान के खिलाफ कुछ कदम उठाता है तो अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ उनको एड देता रहेगा जैसे अभी वो दे रहा है यूक्रेन की हथियारों की ये। लेकिन हाँ, एक बड़ा मुद्दा जरूर ये है कि इन सारे एफर्ट से अब चाइना के रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होंगे, और ये अलग अलग जगह उनको ये सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। और इस प्रकार हिंदुस्तान के प्रति जो उनका एकमात्र झुकाव था, क्योंकि उनके जो बाकी बॉर्डर्स हैं वो तो सिक्योर हैं, उनको कहीं और से कोई चिंता नहीं है चाइना को, तो उनका सारा झुकाव हिंदुस्तान की तरफ ही था, तो वहां पे प्रेशर डेफिनेटली कम होगा, और एक बहुत बड़ा संकेत भी जा रहा है। इसके अलावा अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर देखें, जिसको हम पंच ऑफ द वॉर मानते थे, जैसे आर्मर्ड वगैरह ये सारी चीजें, इस सब के एक्शन पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा है। क्या ये चीजें इतनी लड़ाई में कारगर अभी हैं या नहीं है? अगर मैं अपने उसको अपने हिसाब से देखूं तो आई फील द वॉर ऑफ टुडे इज अ वॉर ऑफ मिसाइल, इट्स अ मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाँ, जो ग्राउंड सोल्जर है उसको आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि अंत में जाके ग्राउंड ऑक्यूपाई करनी ही पड़ती है, तो अंत में जमीनी लड़ाई तो जरूर होगी, और उसमें हिंदुस्तान की काफी महारत है।
फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। जी। मतलब हिंदुस्तानी सोल्जर तो हमेशा तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि बेशक ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत चीजें हो रही हैं, लेकिन इसमें जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं हावी रहेगा, जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो हावी रहेगी। बिल्कुल रहेगी। मेन मुद्दा जब भी ये कुछ होता है तो मेन मुद्दा तो डिफेंस ही होता है। कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कर सकती है जब उसके बॉर्डर सिक्योर है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब आप देखिए यूक्रेन को, वो कोई एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है, उसके जितने भी बंदरगाह है सब पे शेलिंग हो रही है, उनके कब्जे में नहीं है कुछ हिस्सा, तो क्या कर सकता है। तो इस प्रकार जब ये कंट्री सिक्योर होंगी, सारी जितनी कंट्रीज हैं, और जैसा हमारे यहाँ साथियों ने बताया, जो और कुछ छोटी मोटी कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जब ये सारी सिक्योर हो जाएंगी तो चाइना पे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। और चाइना ये एक पैसा बहुत अहम मतलब इशू है रिगार्डिंग चाइना। प्रोफेसर मनहास, मैं फिर से आपके पास आता हूं, किस तरह ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत बात होते होते डिफेंस की तरफ जा रहा है, और कैसे चाइना और अमेरिका का जो अभी दो टूक एक दूसरे को टोका टोकी वाला मामला आया है, आप सब उससे वाकिफ होंगे कि अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो देन वी आर रेडी टू कीप आवर सॉवरेनिटी एंड दिस ऑल, जो चाइना का जवाब भी आ गया है। तो ये क्या कुछ बता रहा है? अमेरिका तो दूर में बैठा है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए कितना, ये मतलब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से निकल करके ये डायलॉग कहीं डिफेंस स्ट्रेटजी की तरफ तो बहुत ज्यादा फोकस ना हो जाए? प्रोफेसर मनहास, मेरे को थोड़ी आपकी आवाज गूंजती हुई नजर आई, तो समझ नहीं आ रहे क्वेश्चंस। आई थिंक काफी इको है पीछे। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द जो डायलॉग है, क्या उस पर ये जो है अंडर प्ले हो जाएगा, और जो डिफेंस को लेकर स्ट्रैटेजीज हैं अमेरिका और चाइना का, जिस तरह से आमने सामने का बयानबाजी चल रही है, क्या उससे ये ओवरशैडो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे ओवरशैडो होगा। जी, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस तरह से एक स्टेबिलिटी इन द रीजन, पीस, प्रॉस्पेरिटी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे रीजन का। बट मुझे नहीं लगता कि ये बात की जिस तरह से अमेरिका और चाइना आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, उससे कोई ये जियोपॉलिटिकली या कोई मिलिटरली कोई इफेक्ट होगा इस रीजन पे, क्योंकि क्वाड का एक परव्यू बहुत बड़ा परव्यू है। और जैसे कि अभी 4 C's पे हम ध्यान दे रहे हैं, कोविड, कॉमर्स, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि हम 2050 तक कैसे नेट जीरो इमिशन नॉर्म्स तक जाएंगे, अमेरिका का उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है उस बात के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे एक मिलिट्री अलायंस की तरह देख सकते हैं। बट यस, एक इसका आफ्टर इफेक्ट, जिस तरह से इस समय ग्लोबल समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से लड़ाई रशिया यूक्रेन की हो रही है, चाइना बार बार ताइवान पे थ्रेट्स कर रहा है, तो उसकी वजह से यस एक बड़ा ज्यादा इंपैक्ट या बड़ा ज्यादा सोच चाइना की तरफ और चाइना की मिलिट्री की तरफ भी हो रही है। पर क्वाड का इकोनॉमिक की तरफ, कॉमर्स की तरफ इनिशिएटिव लेना और क्लाइमेट चेंज की तरफ जो डिस्कशन करना, किस तरह से सस्टेनेबिलिटी लाई जा सकती है इन प्रोडक्शन नॉर्म्स दुनिया भर में, किस तरह से ये जो इलीगल फिशिंग है जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से ये वॉर्स लड़ी जा रही हैं, जितनी बम्बार्डमेंट या जितना आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम इंपैक्ट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। अंडर करंट ये है कि कोई भी देश नहीं चाहता कि सस्टेनेबिलिटी को लेके इंबैलेंसेस हो, क्लाइमेट चेंज को लेके इंबैलेंसेस हो, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो वॉर से भी बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। इस बात को शुरू में ही हमें शुभेंदु शेखर अवस्थी ने कहा। शुभेंदु जी, आपने जो बात की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, बेशक उस पर फोकस रहेगा, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि चाइना से एक कहीं ना कहीं एक अनजाना जो है वो एंगेजमेंट हिंदुस्तान का लगातार है। इस तरह का ऐसा लगता है कि चाइना हमें एंगेज रखना चाहता है बॉर्डर्स पर। तो एक तो पैसिफिक का इशू है, दूसरा बॉर्डर का इशू है, तीसरी तरफ पैसिफिक में अगर चाइना अपनी गतिविधि और ज्यादा बढ़ाता है, तो क्या पॉलिटिकली हिंदुस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं बेहतर होगा कि चाइना का ध्यान कहीं और शिफ्ट हो रहा होगा, जो अभी हमारे दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं? रविंद्र सचदेवा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही, हमारे कॉलेज सीनियर भी हैं वो। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय पर हम लोग टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं ज्यादा, डिफेंस उसमें से एक मुद्दा होगा। जैसे हमारे 20 मुद्दे होंगे, हम चाहते हैं फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का किस तरीके से समावेश हो आपस के अंदर।
और ये हमको बाकी लोगों से ऊपर लेके जाएगा। इसमें एक मैटर ये भी आ जाता है, अब देखिए कल का जो उनके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, वैंग यी ने कहा कि भाई ये जो क्वाड मीटिंग होगी उससे हमारे इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक डिस्टरबेंस होगा, डिवीजन होगा। तो उनको डर तो है ही है कि यदि ये चारों लोग मिल जाते हैं तो ये एक बड़ी पावर के रूप में इस एरिया में डेवलप होंगे और इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया लीड करेगा। कारण क्या है, इस चीज के लिए ही कल उनका जो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, आपसे समझ में आ जाना चाहिए, आपको सबको भी समझ में आ रहा है। मेरा आज भी कहना है कि मिलिट्री इज द सेकेंडरी इशू। अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है, आज की मीटिंग है जो कल भी रहने वाली है, वो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ हम किस तरीके से सोलर एनर्जीज के साथ काम करना है, किस तरीके से रोबोटिक्स के ऊपर काम करना है, किस तरीके से कोविड के काल में जो नया न्यू नॉर्मल आया है उसमें कैसे हम एक दूसरे को बढ़ाएं, ये हमारा मेन रीजन रहने वाला है। तो मैं फाइनल कमेंट के लिए रविंद्र सचदेव जी आपके पास आ रहा हूं कि हमने इसके कितने पहलू है उससे बात कर ली है, लेकिन फाइनली आज का दिन फिर अगला दिन, और जिस तरह का मैं फिर एक बार कहूंगा कि जिस तरह से वो अपनी एक तेवर दिखा रहा है चाइना, कितना ये फायदेमंद हिंदुस्तान के लिए स्पेशली होने जा रहा है या नहीं ये क्वाड इजलास। एक तेवर दिखा रहा है चाइना, कितना ये फायदेमंद हिंदुस्तान के लिए स्पेशली। जी हाँ, रविंद्र सचदेव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं अब आपके पास आता हूं ब्रिगेडियर तरुण मदन। मुझे बस मेरा सवाल मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा, इसे बहुत कम अल्फाज में इसे जरा कंक्लूड कर दें। जी ऐसा है, देखिए सबने कहा इकोनॉमिक एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, मैं उसको जरूर मानता हूं। ओवर द इयर्स पूरी वर्ल्ड ने चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रॉप अप किया है, और जब किसी देश के पास पैसा आता है तभी वो पैसा डिफेंस में खर्चा कर सकता है। चाहे आप छोटा सा कोई अगर बाहर भी कहीं जाए, यू बाय स्मॉल लिटिल मोमेंटो, तो वो भी आपको मेड इन चाइना ही मिलेगा, इंक्लूडिंग हिंदुस्तानी, हम सबको पता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी कर्व करना है। जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो बिल्कुल डिफेंस पे इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे। जी, ये मेरा अपना मानना है। चलिए, मैं चूंकि अभी वो मीटिंग का पूरी तरह से वो इजलास अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी बातें अभी और आएंगी उस इजलास से, और जो इजलास के सरबराहान हैं उनके बयानों से ये बात सामने आएगी। फिर इस पर और हम शायद बेहतर बात कर पाएंगे कि हिंदुस्तान को क्वाड से क्या मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।